सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से कहते हैं आज शाम घड़ी बजारी 8 और खबरें पूरी 8 फिर आपके पास सादर जयंत। कल रविवार है ना, कल आपको बताएंगे कल आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने क्या क्या कहा। आपको आज बता दे रहे हैं पहले, जिससे कल का इंतजार थोड़ा बेकरार लिया जाए। पत्रकांड के बारे में बोले, भोगी स्थानों के बारे में बोले, और जो आज बड़े बड़े संत बड़े बड़े तीर्थ बना रहे हैं वो भविष्य में कैसे सुरक्षित रहें उसके बारे में बोले। उन्होंने 3 शर्तें रखी दिल्ली में आने के लिए। हाँ, साधु भी शर्त रखते हैं। कौन सी शर्तें थी? इस तरह कई 9 खास बात कल करेंगे बात, पर आज कर रहे हैं इन प्रतिमाओं के साथ। देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रिजौर गांव की बात कर रहे हैं आप। ये खुदाई हो रही थी और उसी में ही है परिकर युक्त महावीर स्वामी की प्राचीन प्रतिमा निकल आई। गांव वाले देख के रहा, बहुत खुशी हुई हर को। हम जैन की बात नहीं, अजैनों की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भक्ति में फिर उसको बड़े ध्यान से निकाला। लग रहा जैसे ऊपर का परिकर थोड़ा टूट गया था निकालते समय, या अलग रहा था उस समय क्रैक के बाद, यह नहीं कह सकते। पर 2 हिस्सों में वह परिकर जो ऊपर का था वह हिस्सा मिला अलग और बाकी प्रतिमा अलग। एक खुशी की लहर आ गई। 5 के फफोतू गांव से सोनू कुमार जी आए और उन्होंने भी दावे किए। लगभग यह प्रतिमा 4 फुट की है, लगभग बादामी रंग की है। बहुत सुंदर रूप में, एक आकर्षक रूप की यह प्रतिमा है। कहते हैं छवि और परिकर देखकर लगता है कि यह लगभग शायद यह 13वीं-14वीं सदी की शायद हो सकती। 90% खुदाई के अंदर केवल दिगंबर जैन प्रतिमा ही निकलती हैं। यह बताती हैं कि मूर्ति पूजा के साथ प्राचीन रूप में संस्कृति, जिस शिल्पकारी वास्तुकला थी, वह केवल जैनों के पास धरोहर के रूप में अधिकांश रूप से समाहित थी। पास ही गांव हैं, इन 4-5 गांवों के अंदर 4-5 जैन परिवार ही रहते हैं। लेकिन कुछ आगे जहां पर संख्या ज़्यादा हो, प्रतिमा वहां रखी जाए या वहां रखी जाए, एक प्रकार से थोड़ा सा विवाद था चयन के बारे में। लेकिन जैन कुछ समझते कुरते किसी ने पुलिस को सूचना कर दी कि यहाँ से प्रतिमा मिली है, और पुलिस ने आकर अपना काम कर दिया। यानी जैनों के हाथ में कुछ नहीं मिला, खुशखबरी आई और यूँ निकल गई, और पुलिस ने उसको पुरातत्व विभाग को सौंप दिया कि संभालो इसको। जैन पूजा से, वंदन से वंचित रह गए। आज सवाल सिर्फ इस बात की कर रहे हैं। वैसे जानकारी हमने थोड़ी दिन पहले आपको कल शाम को दे ही दी थी, थोड़ी सी जानकारी, पर अब पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको कि ऐसा कौन सा, अगर कोई किसी और दूसरे धर्म के निकलती है तो उसके अंदर पुलिस भी, प्रशासन भी, नेता भी आते हैं और बड़े जलूस के साथ मंदिरों में जाके स्थापित करते हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं और सब कुछ होता है। लेकिन जैन समाज की प्रतिमा आती है, हमें नहीं चाहिए अगर प्रशासन नहीं आता, नहीं चाहिए पुलिस की सुरक्षा नहीं आती है तो। लेकिन पर जैनों की विरासत है, जैनों को संस्कृति, जैनों को क्यों नहीं वापस मिलती है? वह प्रतिमा जिसके मंदिर में बैठ के पूजा अभिषेक कर सके, इतना तो दायित्व, क्योंकि यह प्राचीन प्रतिमा ही अतिशयकारी होती है, पुण्य लाभ के अर्जन में होती है। नहीं समझ पाते आज जैनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। व्यवहार में कई फर्क है। सौतेला व्यवहार होता है, कहीं मंदिरों पर आक्रमण हो जाती है, धर्मशाला टूटने के आदेश मिल जाते हैं, कई अधिकार जबरन बदलने की बात हो जाती है। आपको दिखाएंगे ऐसी बातें। इतिहास गिरनार में जाएंगे ना, दर्शन करेंगे 5वीं टॉप को, तो आपको दिख जाएगा कि नेमिनाथ की प्रतिमा जो उकेरी हुई है वह कैसी बदली हुई है। एक जगह नहीं, कल सुनाएंगे प्रसन्न सागर जी ने बताया था कि बड़े बड़े तीर्थ जो हम दूसरों के बोलते हैं, वैसा वास्तव में जैन तीर्थ थे। आज जैनों के साथ इस तरह से बात होती है, और जैनों में से हम कोई आपस में श्रेष्ठी वर्ग इस बारे में बात नहीं करता है कि हम अपने अधिकार की बात। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने पत्र लिखा है, बाबू जम्मू प्रसाद जी ने कल हमें सूचना दी इस बारे में कि हम इसको पत्र लिख रहे हैं समाज के लिए की तरफ से कि ये जैन समाज की प्रतिमा है, कलेक्टर साहब के और उनके साथ, कि ये प्रतिमा हमें वापस मिल जाए। लेकिन आज हम एक दूसरे के प्रति, एक जैन दूसरे के प्रति बातें कर लेंगे, बहुत कुछ लिख लेंगे, व्हाट्सएप में कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, FIR करवा देंगे, सब कुछ करा देंगे। लेकिन जब इस तरह की बात होगी, जब हमें दूसरी सरकार से, प्रशासन से बात करनी हो, तो हम में से किसी कहते हैं अपने अपने बिल में ही हम वापस घुस जाएंगे। हकीकत है, कड़वी सच्चाई यही है। नहीं तो आज ये जैन प्रतिमा जो मिली महावीर स्वामी की, इस पर यही दुहाई है।
आंसू निकल आते होंगे प्रतिमा के देखकर कि तुम अपनी विरासत को, संस्कृति को, अगर मैं धरोहर से, जमा से, धरा से बाहर निकलती हो, पर तुम उसको भी संभाल नहीं पाते। आज सुबह के दृश्य दिखा रहे हैं आपको, गुजरात के राज के अहमदाबाद के दृश्य, जब यहाँ पर 1008 फुट राष्ट्रीय ध्वज, 1008 फुट जैन ध्वज के साथ, जब यह कहते हैं रथ भी साथ में है, इसलिए कहेंगे रथ यात्रा, उर्जयंत शिखर पर निर्वाण लाडू 2 जुलाई को चढ़ाने के लिए दिल्ली से शुरुआत होकर अब यह गुजरात के अंदर अहमदाबाद पहुंच गया है। ज़्यादा दिन अंतर नहीं रहे, 10 दिन बाद वह भव्य इतिहास बनाने की कोशिश है कि जो जैन समाज अपनी संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए कहते हैं कहीं से कोई आवाज़ उठ के, हम सब मिलकर उठाएं उस आवाज़ को और पहुँचे उस मंजिल तक जिसके बारे में कहते हैं कि अपनी संस्कृति विरासत हम सब का परम कर्तव्य है। आषाढ़ शुक्ल की सप्तमी 2 जुलाई हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का वही जगह जहाँ तप भी हुआ, ज्ञान भी हुआ, और कहते हैं 5वीं टोक से उनका मोक्ष प्राप्त हुआ। उस टोंक से जहाँ से 72 करोड़ 700 मुनिराज सिद्धालय गए थे, ऐसे गिरनार के पावन के लिए यह यात्रा शुरू हुई है। कम से कम इसमें लोग कह रहे थे कि कुछ 22 कदम चले, हम में से अधिकांश नहीं चल पाए, पर 2 जुलाई को जरूर पहुँचे। कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको। 22 मई यानी आज से पूरे ठीक 1 माह पहले की घटना, जहाजपुर के स्वस्ति धाम तीर्थ से गणनियारिका स्वस्ति माता जी, स्वस्ति भूषण माता जी ने जो तीर्थ बनाया, उन्होंने उस समय कह दिया था चिंता मत कीजिए, यहाँ के मुनि भगवान, आज उन्हीं का दिन है। वह अतिशयकारी प्रतिमा साफ संकेत देती है कि कोई कुछ भी कर ले, यहाँ से हर ले, कुछ उठा ले, चोरी कर ले, वह चीज़ वापस सुरक्षित आएगी। गजब की बात थी, गजब का उनका उद्बोधन था, और वह 5-6 दिन के अंदर ही वापस पहुंच गई। वहाँ से छत्र कहते 3 किलो चांदी का और लगभग 1300 ग्राम सोने का और भी कई चीज़ें, यंत्र आदि कई ले गए। जब चोरी पकड़ी गई तब सोचकर सबकी कहते हैं आंखें फट गई। वह व्यक्ति राजा राम साथ में मिले, पकड़ा गया तो बलराम भी, लेकिन पर वह राजा राम एक बड़े चैनल का, जैन चैनल का कैमरामैन था। देख रहे हैं, आज हम इसलिए नहीं बता रहे कि इस स्टोरी को हम दोबारा बता रहे हैं। दोबारा क्यों बता रहे हैं? जैन समाज की इन आंखों को खोलने के लिए। क्यों? परसों उसकी पकड़ने के बाद जमानत हो गई और अदालत को कहना पड़ा कि सशक्त प्रमाण नहीं मिले हैं, केस लंबा चलेगा, इसलिए जमानत दी जाती है। सशक्त प्रमाण नहीं मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज पूरी मिल जाती है कि चोरी कैसे करता है, बाद में उसका चेहरा भी पकड़ता है और वह स्वीकार कर लेता है, उसके बाद भी पुलिस पर सशक्त प्रमाण नहीं दे पाती। कारण क्या है? आज हम जैन समाज के लिए यही बात करना चाहते हैं। कहीं चोरी छोटी सी बात पर भी उसको ऐसी जमानत नहीं मिल पाती है, और कहीं सशक्त प्रमाण सब कुछ होने के बाद भी अदालत को यह टिप्पणी करनी है सशक्त प्रमाण पुलिस नहीं दे पाई है। कहीं ना कहीं झोल होता है। हमारा सृष्टि वर्ग समाज इस बारे में कुछ नहीं करता है। कहीं ना कहीं पुलिस के साथ मिलकर अप टू डेट रहे और उस बारे की जानकारी ले, नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। आज अपनी संपत्तियां, संस्कृति, विरासत इसलिए खो जाती है कि हम उसके अंदर अपनी हरकत, अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति नहीं कर पाते हैं, और बस जब वह चली जाती है तो हम आपकी तरह बस यहाँ पर खड़े खड़े टोपी वाला ढोल का पोल बजाता रहेगा। खाली कुछ नहीं है इस मटके के अंदर, खाली मटका बाजे घना, कहते हैं नहीं चला। ये बता रहे हैं, इसलिए समाज को अपनी संस्कृति विरासत के प्रति गंभीर होना होगा। चाहे पुलिस उसको कर रही हो, चाहे प्रशासन कर रहा हो, जब तक साथ नहीं जाओगे सोच लो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वही खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। जो कर्मों का सिद्धांत है वही रह जाएगा। दिल्ली ने वह इतिहास लिख दिया जो पहली बार आज तक नहीं हुआ। निर्माण विहार के अंदर देख रहे हैं आप, ये शिवम फोटोग्राफर है, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के साथ चलते हैं, और उनके प्रवचन, उनके उद्बोधन चंद हजार वहाँ सुनते हैं, और लाख तक पहुँचाने के लिए इन्हीं के 3 कैमरे, हार्ड डिस्क, लैपटॉप आदि।
निर्माण विहार मंदिर के सामने की बात है। इन्होंने क्योंकि आचार्य ऋषि का जैसे प्रवेश हुआ दिल्ली में, खट खट विहार, सुबह विहार, दिन में प्रभावना और फिर विहार, यानी वे कहीं रुक नहीं रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपने कैमरे सारे हार्ड डिस्क लैपटॉप सब उन्होंने अपनी गाड़ी में रख दिए मंदिर के पास ही। लेकिन मंदिर में उसके दिन शीशा तोड़कर सफाई हो गई। हैरानगी की बात है, एक संत की प्रभावना के लिए जाता है, आज उस पर दिल्ली के अंदर शायद पहली बार कोई सुना होगा। अपने सुनाते हैं जब चैनल महालक्ष्मी ने शिवम से बात की, सुनिए जरा। 250 किलोमीटर चलते हुए कुलचाराम से बद्रीनाथ से यहाँ आने के बाद ये दिल्ली में कल निर्माण विहार में क्या हो गया? कल मंदिर के 10 मीटर के दायरे में गाड़ी लगी हुई थी। आसपास में पब्लिक एरिया था पूरा, पास में और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। 10:30 बजे के लगभग कार्यक्रम निपटने के बाद कैमरे बैग में पैक करके मैंने गाड़ी में रखे और गाड़ी में रखने के बाद 12:30 बजे तक मैं गाड़ी के पास मौजूद था और 1:30 बजे लगभग मैं गाड़ी छोड़ के रूम में नहाने के लिए गया। नहाने के बाद 3:15 मिनट या 3:30 बजे के लगभग आकर वापस देखा तो गाड़ी का कांच टूटा हुआ था और उसमें से लगभग 2 बैग मेरे और एक बैग और था जिसमें कैमरे रखे हुए थे, वो बैग जिसमें लगभग 3 कैमरे, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और बाकी जो भी इक्विपमेंट कैमरे के होते हैं सारे सामान कोई ले गया। पुलिस को रिपोर्ट दी हुई लगभग 3 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, अभी तक इस संबंध में कोई सूचना नहीं है, जबकि पूरा पॉस एरिया था। ये गायब गया। ये बता रहे हैं प्रसन्न सागर जी के जो सेवा कर रहे हैं, इस पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं, वह शुभ। जितनी खुशखबरियां कर्नाटक से आ रही हैं, इतनी अगर और राज्यों से आएँ तो सचमुच कहते हैं जैनों के अंदर राहत की सांस ली जाए। परसों कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिख रहे हैं कुछ अखबारों की कतरनें, जिसके अंदर वहाँ कर्नाटक सरकार ने निर्णय पास किया कि अल्पसंख्यकों को जो हाउसिंग स्कीम्स में जो रिजर्वेशन था वह 10% बढ़ाकर 15% कर दिया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसका अधिकांश लाभ मुस्लिम भाई ले पाएंगे, पर जैन प्रयास करेंगे तभी तो कुछ होगा। आचार्य श्री गोवर्धन नंदी जी ने इस बारे में हमें जानकारी देते हुए बताया, उनसे जानकारी ली, तब उन्होंने उस विशेष के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा जैनों के पुजारियों के लिए पहली बार प्रयास में 6,000 मुख्य पुजारी, 5,000 अन्य पुजारी की जैसे सरकार ने व्यवस्था करी। इसी तरीके से अब यह निर्धन गरीब जो परिवार हैं, क्योंकि वहाँ कई बेघर इस तरह परिवार हैं, उनकी सरकार की हाउसिंग स्कीम्स के अंदर उन जैन परिवारों के लिए एक प्रकार से ही है अब मौका आया है, 1.5 गुना बढ़ गया है रिजर्वेशन, कि वह भी उसके अंदर लाभ हो पाए। जिस तरह की स्कीमें बार बार जिस जैन सम्मेलन किया ना भी आचार्य के सानिध्य में, लाख से ऊपर जिसमें लोग थे, जहाँ इस तरह की बातें थी, उसमें से इस तरह की जब बातें पूरी होती हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस राज्य की जो बातें हैं उन बातों को अन्य राज्यों को भी सीखना चाहिए, उस लीक पर आगे बढ़ना चाहिए। जो चिन्ह इसने बना दिए हैं वैसे उन चिन्हों पर बढ़ते हुए हमें अन्य राज्यों में इस तरह के प्रयास करने की आज आवश्यकता हो गई है। इस छठी खबर के अंदर आपको हम गजट दिखा रहे हैं 16 जून का। आप में से कई लोगों के हमारे पास व्हाट्सएप और फ़ोन आते हैं इस जानकारी के लिए कि यह तो बताओ टोपी वाले जी कि जातिगत जनगणना के अंदर हमको करना क्या है जी। आपको इसलिए इसका पहला पत्र दिखा रहे, पेज दिखा रहे हैं गजट का, कि अभी इंतजार है, अभी बेकरार मत होइए, क्योंकि आपकी जनगणना 1 मार्च, नोट कर लिए, 1 मार्च 2027 को, लगभग 1.25 साल बाद अभी होनी है। जल्दबाजी मत करिए। अभी तो सरकार द्वारा वो प्रपत्र भी तैयार नहीं हुआ जिसके अनुसार आपकी गिनती में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, अभी तैयारी होनी है। ये तैयारी भी जो लग रहा है सितंबर अक्टूबर माह में, क्योंकि केवल 4 जगह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उन पहाड़ी हिस्सों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से होगी, जहां पर कहते हैं बर्फ़ के कारण रुकावट आ जाती है, केवल उन स्थानों पर जहाँ दाना दुर्गम हो जाता है बर्फ़ के कारण। लेकिन बाकी सबकी 1 मार्च 2027 को होनी है। इसलिए समय पर आपसे, समय से बल्कि समय जैसे ही जानकारी मिलती है आप तक पहुंचा दी जाएगी। सातवीं खबर के रूप में यह पत्र दिखा रहे हैं हम आपको, बेंगलुरु के श्वेतांबर स्थानक वासी
इसके अंदर वर्षा योग के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने की बात के साथ बहुत कुछ का। जो प्रवेश के जुलूस होते हैं ना, उन जुलूसों में बैंड बाजे, नाच गाना आदि नहीं हो। जो भोजन व्यवस्था होती है उसमें 11 व्यंजन ज़्यादा की मात्रा ना हो। लिखा है कुछ विशेष पकाए दो तो 15 व्यंजन, अति है तब भी कहीं, पर कहते हैं तब भी इस पर लगाम लगी है। प्रवचन के समय विशेष रूप से जो नृत्य होते हैं ना, अब हम नृत्य कह रहे हैं, वैसे इसमें लिखा है नाच गाना, वह तत्काल रूप से उन वर्षा के प्रवचन में नहीं हो। युवाओं को प्रोत्साहन दे इन वर्षा योग में। ज्ञानार्जन की बातें हों तो वर्षा योग सार्थक हो। इस तरह की बात अगर बेंगलुरु में यह समाज कर सकता है तो क्यों नहीं पूरे देश में इसकी कोई शुरुआत करके कम से कम कुछ अनावश्यक खर्चों में लगाम तो लग जाएगी। कम से कम ऊंचे बड़े पंडालों की आवश्यकता जाना हो मत कीजिए, ज़्यादा भोजन व्यवस्था पर खर्च मत कीजिए। प्रचार प्रसार के अंदर अनावश्यक जो खर्च होते हैं उन पर थोड़ी सी लगाम लगाइए, और इसमें से जो राशि बचती है वह आपके समाज के काम आएगी और कुछ पुराने प्राचीन तीर्थों के काम आ सकती है। और आज की 8वीं खबर, जी हाँ, समापन के लिए यह पोस्टर जबलपुर के पार्श्वनाथ दिगंबर स्वर्ण मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह की बात करते हैं, यहाँ की नकल कहीं और करें तो अकल लगता है कहीं ठिकाने पर पहुँची है। मिनी स्कर्ट, छोटे कपड़े, जीन्स, शॉर्ट के साथ इस तरह के जो कपड़े हैं वह मंदिर में प्रवेश में नहीं पहने। भारतीय संस्कृति में प्रधान पहने अच्छा लगता है। और एक बात महिलाओं और उनके लिए लिखी है, बालिकाओं के लिए, प्रवेश करें तो सर ढककर आए। भगवान के सामने शालीनता के साथ जाएंगे तो कुछ अंदर भी कहते हैं जिन बिंब भगवान का दर्पण, उसके अंदर अपने को उतार पाएंगे। नहीं तो आप सोचते हैं जिस तरह से आप दिखाते हैं वह भगवान को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी खबरों के साथ आपके पास। अभी आ रहे हैं रात्रि 8 बजे और कुछ शॉर्ट्स के साथ। सादर जय जिनेंद्र।